केजरीवाल ने आज जंतर मंतर पर रैली की। अपने 28 विधायकों के साथ आए, उन विधायकों के साथ जिन्होंने दिल्ली में जीत हासिल की है। उन विधायकों की मौजूदगी में केजरीवाल ने कहा कि इस लड़ाई को अब लोकसभा चुनाव में ले जाएंगे, देश के सामने ले जाएंगे और अलग अलग राज्यों में लोकसभा चुनाव की तैयारी का ऐलान कर दिया। साथ में यह भी एक खबर आई कि कहा गया कि राहुल गांधी के मुकाबले कुमार विश्वास चुनाव लड़ सकते हैं। यह भी एक दिलचस्प है कि अगर कुमार विश्वास राहुल गांधी के मुकाबले चुनाव लड़ते हैं, क्या कोई फैक्टर बनेंगे कुमार विश्वास या आप पार्टी? इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान हैं। स्टूडियो में अनुराधा प्रसाद हैं, अखिलेश प्रताप सिंह हैं, सुधांशु त्रिवेदी हैं, महाबल मिश्रा हैं। सबसे पहले आपसे, कहीं लगता है कि कुमार विश्वास का चुनाव लड़ना एक इशू है, लेकिन मैं लोकसभा के लार्जर पर्सपेक्ट में बात करूं, जिस ढंग से अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज उसको अंडरएस्टिमेट ही कर रही है, आप पार्टी को कितनी जल्दी है, 4 महीने में क्या करेंगे, इशूज अलग होते हैं, लोकसभा के अलग होते हैं, विधानसभा के अलग होते हैं, उनके पास कोई उस तरह का एजेंडा नहीं है, विचारधारा नहीं है, जैसा सुधांशु जी करें। लेकिन क्या 4-5 महीने में इस तरह का कोई गठबंधन गठजोड़ बनकर आम आदमी पार्टी कोई फैक्टर और चुनौती बन सकती है? देखिए, गठबंधन की तो बात मुझे नहीं लगता कि वो लोग किसी के साथ आज की डेट में गठबंधन करेंगे। वो किसी के साथ अलायंस करेंगे, क्योंकि आज वो अपने दम खम पे खड़े हैं। अगर वो अलायंस नहीं भी करते हैं तो नए लोगों को अलग-अलग दलों में जोड़ेंगे, जो ईमानदार लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई एक ऐसा तबका होता होगा जो डिसग्रंटल्ड तबका जिसे कह सकते हैं, जो खुश नहीं होगा, जिसको हर चीज पर क्वेश्चन करना होगा, वो सारे तबका इनके साथ जाएगा। और मुझे लगता है कि 10 से 15% वोट हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये लेंगे। मुझे अनुराधा, हाँ जी कुमार विश्वास हैं, एक बार उनके पास चलते हैं। कुमार विश्वास, सबसे पहली खबर यह आई है जंतर मंतर से कि क्या आप राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं? पहले यहां से शुरू करें, उसके बाद आगे की बात। कुमार विश्वास। अजीत भाई, मनीष मेरे बचपन के दोस्त हैं और उन्होंने भाषण देते समय कहा कि भाई जो आपके युवा हृदय सम्राट हैं उनके आगे हम अपना एक युवा हृदय लड़वा सकते हैं। तो इसका अर्थ मीडिया ने निकाला है, लेकिन अगर जनता ऐसा तय करेगी, पार्टी ऐसा तय करेगी, एग्जीक्यूटिव कमेटी ऐसा तय करेगी, तो मैं निश्चित रूप से अमेठी जाकर चुनाव लड़ूंगा और वंशवाद की उस बड़ी परंपरा को, जिसकी चपेट में आकर इस देश के मौलिक इशू और मूलभूत इशू पीछे पिछड़े हैं, उनका संवाद करूंगा अमेठी जाकर, अगर मुझे आदेश दिया जाएगा। तो इसका मतलब मान लें कि हम जिस कुमार विश्वास से बात कर रहे हैं, जो पिछले 2.5 साल से अन्ना मूवमेंट में और 1 साल से आम आदमी पार्टी के साथ प्रचार कर रहे हैं, जोश जगा रहे हैं कार्यकर्ताओं में, वो अगले 4 महीने बाद, 5 महीने बाद लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के सामने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर खड़े होंगे कुमार विश्वास? अजीत भाई, आपको याद होगा जब अरविंद के लिए यह तय हुआ था कि अरविंद कहां से लड़ें, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बाकायदा 5000 कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन हुआ था। उसमें बहुत सारी विधानसभा क्षेत्रों का प्रस्ताव आया था। हमारी अभी सीनेट की मीटिंग जो है, जो पूरे भारत के लोगों का संगठन है, वो अभी प्रस्तावित है और उसमें इस बात की चर्चा होगी कि इस देश में जो एक सुविधा की राजनीति है कि कन्नौज से बहुरानी लड़ेंगी तो कांग्रेसी वहाँ किसी को नहीं खड़ा करेंगे, भाजपा वहाँ किसी को नहीं खड़ा करेंगे, और अगर रायबरेली से सोनिया गांधी लड़ेंगी तो सपाई वहाँ से किसी को नहीं खड़ा करेंगे। तो ये जो घर की राजनीति है कि हमारे घर के लोग भी आ जाएं, तुम्हारे घर के लोग भी आ जाएं, आइए इस पार्लियामेंट को एक हैप्पी फैमिली क्लब बनाते हैं अपने अपने परिवारों का, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो अगर सीनेट ये कहेगी कि हमारे जो प्रमुख लोग इस आंदोलन के हैं, जो लगातार आंदोलन में जाते रहे, टेलीविजन पे दिखते रहे, संघर्ष करते रहे हैं, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोग जो देश में तथाकथित राजनीति में कहला रहे हैं, उनको सीधे हेड ऑन दें, जो कि हमारी परंपरा है। हमने शीला दीक्षित को सीधे हेड ऑन दिया। और आपको याद है अजीत भाई, आप ही के चैनल पर मैं चर्चा में था जिस दिन अरविंद का नामांकन की बात आई थी, आप सबने भी कहा था कि कुमार, आपको नहीं लगता कि ये सुरक्षित नहीं रहेगा उनके लिए, उन्हें करियर शुरू करना है, लेकिन वो 28,000 के मार्जिन से जीते। और मुझे लगता है कि अगर ये जो बड़े तथाकथित राजनीतिक प्रतीक वंशवाद की बेल से निकले हैं, इनके सामने मुझ जैसा गली का कोई लड़का, गांव का कोई लड़का, कस्बे से आया हुआ कोई आदमी अगर जाएगा, कुमार विश्वास मैं बाकी लोगों से पूछूं, कांग्रेस से भी, लेकिन फिर से एक बार कंफर्म करो, क्योंकि आप अगर चुनाव लड़ते हैं तो यह औपचारिकता है। मैं मान रहा हूं कि आप चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ। नहीं, देखिए, फिर मैं कह रहा हूं कि हमारे यहाँ 10 जनपद से या किसी और जगह से लिस्ट तय नहीं होती कि कौन चुनाव लड़ लेगा। मनीष सिसोदिया केवल एक कार्यकर्ता है, उनकी इच्छा है, उस पर बहुत सारे लोगों ने तालियां बजाई। हो सकता है सीनेट में कोई आदमी कहे कि साहब वहीं का कार्यकर्ता लड़ेगा, अमेठी की कोई लड़की लड़ेगी, अमेठी के गांव का कोई लड़का लड़ेगा, तो मैं कहूंगा मैं चुनाव लड़ाने आऊंगा। और अगर वो लोग कहेंगे कुमार विश्वास आप आइए और लड़िए, तो मैं जाकर लड़ूंगा और मैं उन्हें हरा कर लौटूंगा।
चलिए, एक बहुत बड़ी बात कुमार विश्वास आपने कही और हम मान रहे हैं, इसका मतलब गुंजाइश पूरी है अगर मनीष सिसोदिया ने कही और आप इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी के खिलाफ। एक चीज तो माननी होगी कि अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ने का। 15 साल से शीला दीक्षित लगातार जीतती रही, सबने कहा कि खतरा ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल, खुद हार गए तो क्या होगा, लेकिन केजरीवाल ने शिकस्त दी, 27-28 हजार वोटों से शीला दीक्षित हार गई। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। मुझे लगता है ये भी परसेप्शन बनाता है क्या अरविंद केजरीवाल के लिए फाइटर की भूमिका की तरह गया कि वो सबसे असुरक्षित सीट पर पहले से ऐलान करके लड़े, और अगर कुमार विश्वास कह रहे हैं अगर वहां जाते हैं कोई खतरा कोई चुनौती बनती है क्या, और ये परसेप्शन के लिए आम आदमी के लिए फायदेमंद होता है क्या? परसेप्शन के लिए तो बहुत ही बढ़िया, और अब इसे मार्केटिंग के टर्म्स में जिसे कहा जाता है ना कि एक बड़ी अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आपने एक झटके में बहुत सारी चीजों को एक दरकिनार कर दिया और जाकर के वहां पे खड़े हो गए और लड़ने की ताकत रख रहे हैं और लड़ेंगे भी। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट एक चीज और होगी अजीत जी की, पूरे देश में मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स आम आदमी पार्टी जितनी जल्दी बढ़ी है और जितने साथ लोगों को अपने साथ उन्होंने जोड़ा है, लेकिन पूरे देश में आम आदमी पार्टी को अपने साथ जोड़ने में शायद वक्त कम है। ये 4 महीने, साढ़े 4 महीने का वक्त कम है। यस, इंपॉर्टेंट सीट्स पर जहां कंसंट्रेट करके शायद ये लोग लड़े, वहां पे इनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है। इसको मैं बिल्कुल कतई दरकिनार नहीं कर रही। 4 महीने में क्या करेंगे, ये सवाल है। कुमार विश्वास के सवाल आपसे पूछूंगा, लेकिन पहले अखिलेश प्रताप सिंह, कुमार विश्वास हमारे साथ हैं। हमने 1 साल तक डिबेट में कुमार विश्वास को देखा है, बीजेपी के तमाम नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को देखा है, काफी झगड़े, तू मैं जैसी स्थिति भी देखी है, खारिज करने का तरीका भी देखा है कांग्रेस बीजेपी का। लेकिन दिल्ली में तो 28 सीटों के साथ आ गए। अब नई चुनौती के रूप में कुमार विश्वास, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया राज्यों में जा रहा है। अखिलेश प्रताप सिंह, चुनौती एक बार आपके सामने है और राहुल गांधी की कंस्टिट्यूएंसी में भी इस बार चुनौती है। कोई चुनौती मानते हैं या खारिज करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है? नहीं, आप जानना क्या चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूं क्या आम आदमी पार्टी चुनौती है? अगर राहुल गांधी के सामने कुमार विश्वास जैसे कैंडिडेट बनकर जाते हैं तो कहीं चुनौती आप मानते हैं अगले लोकसभा चुनाव में? देखिए, इंडिविजुअल्स पे जब न कोई किसी के खिलाफ लड़ेगा, हम तब उस पर प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है, उसे कोई भी व्यक्ति यदि यह मानता है कि वो चुनौती नहीं है, तो ये नासमझी ही होती है। वो चाहे जितनी बड़ी चुनौती हो, छोटी हो बड़ी हो, लेकिन चुनौती तो होती है जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में है। चलिए, एक अच्छी है, थोड़ा सुर बदला है कि कम से कम आप लोग चुनौती के तौर पर एक्सेप्ट करने लगे हैं। पहले तो आप मानते ही नहीं थे, कोई चिल्लर कहता था, कोई फ्रस्ट्रेटेड कहता था। आप लोगों को, शरद पवार ने अभी भी सूडो एक्टिविस्ट कहा है। देखिए, समस्या ये है, समस्या ये, एक मिनट सुन लें जी, एक मिनट सुन लें। समस्या ये है कि अगर प्रधानमंत्री जी से सवाल हो और वो कहें कि चुनौती है, तो आप लोग कहेंगे डर गए चुनौती। तो ये दोनों तरफ की मार करने की प्रवृत्ति जो है, वो कोई भी व्यक्ति क्या कहेगा? अगर कोई ये कहे कि हमारा बीजेपी से कोई या प्रतिद्वंदी पार्टी से, मुख्य विपक्षी दल से हमारे चुनौती नहीं है, तो ये भी नहीं। कितनी बड़ी चुनौती है ये कोई चुनाव के दौरान उसका वर्णन नहीं करता है, लेकिन लड़ने वाला जानता है। और जो भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में है, वो उसे आप छोटी जिस लेवल की भी हो, ये अलग विषय है, लेकिन वो लड़ तो रहा है ना जी, लड़ तो रहा है, सही बात आप कह रहे हैं। और अच्छी चीज है, कम से कम आप मान रहे हैं कि कोई लड़ रहा है, चुनौती हो सकता है। कुमार विश्वास, जो बात अनुराधा जी ने भी की, एक सवाल तो है, हम लोग कल से भी बात करें, परसों से, कि वक्त कम है, 4 महीने। आपने ऐलान किया अभी जंतर मंतर से कि हम इस लड़ाई को देश में ले जाएंगे, लेकिन 4 महीने में क्या ऐसा होगा? क्योंकि दिल्ली में आपको 1 साल पार्टी के बनाने के बाद का वक्त था, उसके पहले 1.5 साल तक अन्ना मूवमेंट था। अब 4 महीने में ऐसा क्या होगा जिससे आपको लगता है कि केजरीवाल की पार्टी, आपकी पार्टी, आम आदमी पार्टी को फैक्टर बन सकती है? अगर हम साथ में एक चीज और ऐड करूंगी मैं, अजीत भाई, अगर हम चुनाव लड़ेंगे, एक सवाल और अनुराधा उसी में ऐड करना चाहेंगे कि दिल्ली एक छोटा स्टेट है, लेकिन और दिल्ली से बाहर जैसे ही आप जाते हैं, बहुत बड़े बड़े स्टेट्स हैं और धर्म और जातियां, बहुत सारी चीजें शायद अभी तक फैक्टर रही हैं। जी, कुमार विश्वास।
देखिए बिल्कुल अनुराधा जी कह रही हैं, जो अजीत भाई आप भी कह रहे हैं वो बात है, लेकिन अगर चुनाव हम लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे। दिल्ली में भी अगर हम लड़ते तो हम हार जाते। हमने चुनाव को जनता को दे दिया और कहा ये उस आम आदमी का अपमान है जिसे आदरणीय अखिलेश प्रताप जी की पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद साहब गटर स्नाइप कहते हैं, नाली का कीड़ा कहते हैं, जिसे शीला दीक्षित जी मानसून पेस्ट कहती हैं कि मानसून के कीड़े हैं, गैंग ऑफ गाजियाबाद कहते हैं, जिसे भारतीय जनता पार्टी के मित्र 4 आदमी पार्टी कहते हैं। और आज मुख्तार अंसार नकवी साहब जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने आम अमरूद पार्टी कहा है। तो लोकतंत्र में अगर आप इस तरह की भाषा बोलेंगे और आम आदमी महसूस करता है कि जो अहमन्यता है, ये जो एरोगेंस ऑफ पावर है, ये जो एटीट्यूड ऑफ ऑफिस है, इसको आम आदमी को हराना पड़ेगा, इसलिए वो चुप रहता है और वोट देता है। मैं अजीत जी आपको बताऊं, दिल्ली में 12 जो है हमारे रिजर्व सीटें हैं जो अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्व हैं, उनमें से 9 पर हमने विजय पाई है। 12 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हमने पराजित किए हैं और 6 मंत्री जो कांग्रेस के थे उनमें से 4 हमसे पराजित हुए हैं। इसका मतलब ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन है, जिसे भाजपा के लोग इंडिया अगेंस्ट कांग्रेस बनाना चाहते हैं। ये भाजपा के करप्शन के खिलाफ भी और कांग्रेस के भी है। अच्छा चलिए कुमार विश्वास, एक संक्षिप्त सवाल, उसके बाद मैं सुधांशु त्रिवेदी के पास जाऊंगा। कुमार विश्वास एक छोटा सा जवाब, उसके बाद सुधांशु जी के पास जाऊंगा। आपने कहा राहुल गांधी के खिलाफ आप लड़ेंगे, अगर नरेंद्र मोदी कहीं से चुनाव लड़ते हैं, कभी बनारस की चर्चा हो रही, कभी लखनऊ से, उन नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन लड़ेगा आप पार्टी से, या लड़ेगा भी या नहीं लड़ेगा? देखिए अजीत जी, अभी जो मनीष ने कहा, मनीष मेरे बचपन का मित्र है, उसने एक आवेग में एक संकल्प के साथ एक बात कही जिसमें मेरा नाम भी नहीं था, लेकिन उसका जो अर्थ मीडिया ने निकाला है, अगर जनता भी उसका वही अर्थ निकालेगी, अगर मेरी एग्जीक्यूटिव भी वही अर्थ निकालेगी तो हम लड़ेंगे। और जहां तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, मुझे लगता है, आज अमित शाह जी ने ट्वीट भी किया था, नरेंद्र मोदी इस देश में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। पिछले 15 साल से सोनिया गांधी जी का नाम लेते रहे, सोनिया बेन, सोनिया माइनो बोलते रहे हैं। उनकी सीधी लड़ाई उनसे है, उन्हें रायबरेली जाकर लड़ना चाहिए जहां सोनिया गांधी लड़ रही हैं, तभी तो लगेगा कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। अन्यथा विदिशा में सुषमा जी पर्चा भरें और कांग्रेस वाला पहुंचे नहीं, कन्नौज में कोई पहुंचे ही नहीं। तो इस तरह की सुविधाजनक राजनीति देश में नहीं चलनी चाहिए, जो भ्रष्टाचार के प्रतीक है या आपके सामने जो सीधे शत्रु हैं, जिनको आप मानते हैं कि इनकी नीतियों से आपकी पार्टी सहमत नहीं है, उन्हें सीधी चुनौती दी जानी चाहिए। कुमार विश्वास, बीजेपी के बड़े वरिष्ठ लीडर अरुण जेटली को भी चुनौती दी है। अरुण जेटली को भी आपने चुनौती दी। कुमार विश्वास आपके पास आऊंगा, लेकिन सुधांशु जी बहुत देर से चुप हैं। सुधांशु जी, आपने सुना कुमार विश्वास को? हम सब लोग 1 साल से आम आदमी पार्टी के नेताओं को 1.5 साल से टीवी डिबेट्स में सुन रहे हैं, और हम सब लोग कई बार अंडर एस्टिमेट कर रहे थे कि बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पता नहीं कहां से कर रहे हैं, कहां से जीतेंगे, कैसे जीतेंगे, दिल्ली में 71 लाख वोटर हैं, क्या करेंगे, लेकिन इन्होंने कुछ करके दिखाया है। अब ऐलान लोकसभा चुनाव का, अब मैं इसको फिर चुनौती के तौर पर मानता हूं कि क्या आपको लगता है कि ये 4-5 महीने में मोदी के सामने या आपकी पार्टी के सामने कोई फैक्टर के तौर पर आप पार्टी, आम आदमी पार्टी होगी या नहीं? सुधांशु जी। देखिए, जिस प्रकार के जनता के व्यवस्था के प्रति आक्रोश से आम आदमी पार्टी की उपज हुई है, उनके अंदर यह क्षमता बन सकती है आगे कि वो एक बड़ा फैक्टर बन के उभर सके, मगर तब जब वो अपने अंदर 3 गुणों का समावेश करें। नंबर 1 विनम्रता, नंबर 2 व्यवहारिकता और नंबर 3 परिपक्वता। क्योंकि भारत की जनता इन तीनों के बगैर किसी को राष्ट्रीय विकल्प नहीं बनने देती है। और एक और बात कहूं, जो अनुराधा जी ने कही थी कि समय कुछ कम लग रहा है कि ये पूरे देश को जोड़ सकें, मैं उसमें एक और फैक्टर देखता हूं। देखिए, कांग्रेस 1885 में बनी थी, 20 साल बाद विभाजित हुई थी 1905-6 में नरम दल गरम दल में। भारतीय जनसंघ और भाजपा में आज तक वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ, परंतु यह सत्ता के पहले पायदान पर ही स्वामी अग्निवेश, किरण बेदी और जाने क्या क्या, यहां तक कि अन्ना हजारे से मतभेद सार्वजनिक है। इसका अर्थ यह हुआ, अन्ना हजारे से यदि आम आदमी पार्टी का मतभेद है, ये तो वैसा हुआ कि जैसे कांग्रेस ने महात्मा गांधी को या भारतीय जनता पार्टी ने दीनदयाल उपाध्याय को जीते जी नकार दिया होता। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उत्साह में जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, जिसमें जैसे कांग्रेस ने सत्ता के अहंकार में सारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया, ऐसा ना हो कि यह प्रारंभिक जनादेश का जो एक अहंकार झलक रहा है, उसमें वह अपने लिए समस्या पैदा कर दे। यदि यह इस अहंकार पर नियंत्रण प्राप्त कर पाए तो निश्चित रूप से ये आगे एक प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। कुमार विश्वास नहीं कर पाए, कुमार विश्वास, तो तीन लाइन का मंत्र दिया आपके लिए बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने, विनम्रता, व्यवहारिकता, परिपक्वता और अहंकार भी। ये त्यागेंगे तो जनता एक्सेप्ट करेगी। ये तीनों आप में है क्या? हालांकि इसमें से कुछ बातें नरेंद्र मोदी के लिए भी कही जाती है। कुमार विश्वास, बहुत
सुधांशु जी बहुत ही विनम्र वक्ता है और बहुत पढ़े लिखे नई पीढ़ी के नेताओं में है। मैं उनकी तीनों बातों और तीनों सलाहों को विधिवत स्वीकार करता हूं और मानता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही सकारात्मक बात कही है। जहां तक विनम्रता की बात है सुधांशु जी, पिछले 3 वर्ष के आंदोलन में हमने किसी व्यक्ति पर हमला नहीं किया, हमने मुद्दों पर बात की। हमने ये नहीं कहा कि रॉबर्ट वाड्रा जो है वो हवाई जहाज में जब जाते हैं तो सीधे क्यों गुजर जाते हैं, हमने कहा जमीन कहाँ है। हमने कभी ये नहीं कहा कि गडकरी जी ने उनको चिल्लर क्यों कहा, हमने ये कहा कि गडकरी जी को ये बांध की जमीन कैसे मिली। इसलिए हम और कोशिश करेंगे कि और विनम्र बने। आपकी सलाह सिर माथे पर है। जहां तक आपने व्यावहारिकता की बात कही है, अगर व्यावहारिकता इसका नाम है कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, उनके प्रमुख आरोपियों में गिने जाने वाले शेख अब्दुल्ला के पुत्र फारूक अब्दुल्ला के साथ सरकार बना ली जाए, यदि विनम्रता इस बात पर है कि राम मंदिर आंदोलन में काशीराम जी के सार्वजनिक स्टेटमेंट कि मैं उस जन्मभूमि की जगह पर सुलभ शौचालय बना दूंगा, उनके साथ 11 महीने बाद सरकार बना ली जाए, तो ऐसी राजनीतिक जो व्यावहारिकताएं हैं उन्हें हम नहीं सीख पाएंगे। मैं बड़ी क्षमा के साथ कहता हूं। चलिए कुमार तीसरा अनुभव, जिसे आप परिपक्वता कहते हैं, मुझे लगता है कि आपने भी अडवाणी जी को इसलिए साइड में किया है, हालांकि अब परिपक्वता उनके पास ज्यादा है, अनुभव उनके पास ज्यादा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का जो व्यक्तित्व है और आगे बढ़कर चीजों को लेने की जो क्षमता है उसे आपकी पार्टी स्वीकार कर रही है। तो मैं तीनों बातों का ध्यान रखूंगा और मैं अपने साथियों से भी कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से संदेश आया है, इस पर विचार करें। सुधांशु जी, आपको वाक्पटुता सीखनी चाहिए। वाक्पटुता होती है ना, वो आपको जरूर सीखनी चाहिए। इसलिए क्योंकि और इसमें ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि आज की डेट में मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही अहम रोल प्ले करता है, और उसमें कौन किस तरीके से निकल के आता है ये भी जनता के सामने जाता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत हाई ग्रेड की मार्केटिंग कर रहे हैं अपने प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट की। जरा इन बातों का भी ध्यान रखिएगा। नहीं, देखिए, मैं अब एक बात और कहना चाहूंगा। वाक्पटुता की जहां तक बात है, उसकी एक सीमाएं होती हैं। जैसे अब आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हम राष्ट्रीय दल हैं, तो मैं कुमार विश्वास जी से सिर्फ एक मुद्दे पे पूछना चाहता हूं, आतंकवाद विरोधी कानून बनना चाहिए या नहीं है, उसके पक्ष में है या नहीं है, बता दें। कम्युनल वायलेंस बिल आया, ये पक्ष में है ना विपक्ष में, बता दें। हम स्पष्ट कह रहे हैं कि हम विपक्ष में हैं। अब ये बताएं कि ये पक्ष में खड़े हैं कि विपक्ष में खड़े हैं। सीधी स्पष्ट सीधी राजनीति की बात करते हैं, सीधा उत्तर दे दें। इसी में एक महिला आरक्षण भी जोड़ देता हूं कि ऐसे जो मुद्दे हैं इस देश से जुड़े, उसमें आपकी क्या राय है? एफडीआई पर आपकी क्या राय है? कुमार विश्वास, ये गवर्नेंस के कुछ मुद्दे, नीतियों के कुछ मुद्दे, उस पर आपकी राय जानना चाहता है देश। अजीत जी, हमने सब बातों पर अपनी स्पष्ट राय रखी है। जो सुधांशु जी ने 3 मुद्दे पूछे हैं, सुधांशु जी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि आतंकवाद विरोधी जो भी बिल है उसके हम बिल्कुल साथ में हैं। हम नहीं चाहते कि इस देश में कहीं आतंकवाद हो, लेकिन हम उस तरह की राजनीति को भी नकारना चाहते हैं जो आतंकवाद को प्रोत्साहन देती है, धर्मों की चादर उड़ाकर। और मैं ये मानता हूं अजीत अंजुम जी कि एक पार्टी में जो 12 लोगों का दल बनाया जाता है, जो आतंकवाद पर राय तय करता है, बांध पर राय तय करता है, वन पर राय तय करता है, वो देश नहीं है। देश बहुत बड़ा है। प्रभावित सारे पक्षों को बैठकर अगर उनका संवाद किया जाए, तभी एक जन स्वराज से एक राय निकल सकती है। हमारी राजनीति ने बड़ा अजीब काम कर लिया है कि अगर आतंकवाद पर राय बनानी है या हमको भूमि अधिग्रहण पर बनानी है, तो बिना किसान के हम कृषि भवन की 5वीं मंजिल में एयर कंडीशन में बैठ के 12 लोग बना लेंगे, जिनको या तो मैक्से से मिला होगा या किसी और पुरस्कार को मिला होगा। हम चाहते हैं उस किसान से बात करिए जिसको भूमि देनी है, हम चाहते हैं उस आदमी से बात करिए जिसे भूमि खरीदनी है, और हम चाहते हैं कि सरकार की रेगुलेटरी पर वो स्वराज उस गांव की पंचायत से पास हो कि भूमि देनी है कि नहीं देनी है। कुमार विश्वास जी, बहुत कुछ बोला, जरा अखिलेश जी सुनिए, जवाब दीजिए, क्योंकि इस निशाने पर आप है। बहुत कुछ वो टीचर की तरह आम आदमी पार्टी सिखा गया है राजनीतिक दलों को। अंजुम जी, देखिए, मैं एक बात पूछना चाहूंगा, एक सेकंड, और रिस्पांसिबिलिटी की बहुत सी चीजें कहीं और बोली जा सकती हैं। 1 मिनट सुधांशु जी, इनको कंप्लीट करने दें, आपके पास आ रहे हैं। अखिलेश जी को बात पूरी करने दें। बिना किसी रिस्पांसिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के बहुत सी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन जब जिम्मेदारी मिल गई, उसके बाद जो फौज में तोपखाने का पहले एक रिवाज होता था, दागो और भागो, वो उपस्थिति नहीं चलती है। आप दूसरे पे कटाक्ष कर सकते हैं। कल तक बोलते थे कि फला फला पे मुकदमे दर्ज हैं, तब ये नहीं बताया जाता था कि ये पॉलिटिकल द्वेष से हैं। लेकिन जब अब मुकदमे दर्ज हो रहे हैं किसी इनके विधायक या किसी पे, तो उसका अब रीजन बताया जा रहा है, लेकिन तब ये नहीं बताया जाता। ये परिवर्तन होता है अपने पे और गैरों पे आने पे, क्योंकि हर जगह की हर चीज की अपनी एक स्टाइल होती है। प्लीज बोलने दें।
हर चीज की अपनी एक स्टाइल होती है। दूसरों पे आरोप लगाया जाता है, बरेली के मौलाना के पास जिम्मेदारी की बात आप ना करें, शोभा नहीं देती आप। आयोग ने गंभीरता से वो लिया। नहीं, सुन ले, जो वो तो जो जिम्मेदार है, जो जिम्मेदारी पे है, उसकी अकाउंटेबिलिटी तय हो जाती है। वो तो आप आज आए हैं, अब तय हो रही है आपकी कि दिल्ली में जनादेश आप और बीजेपी को मिला है। तो नाम आया, यही धैर्य रखिए। लोकतंत्र की ऐसा क्या हो गया? लोकतंत्र की यही पहली सीढ़ी है। ये बेफिक्र रहिए, लोकतंत्र की पहली सीढ़ी यही है कि धीरज अखिलेश जी, अजीत भाई जी एक आपकी अनुमति से सवाल अखिलेश जी से पूछना जरूर पूछिए, और उसके बाद सुधांशु जी आपके पास आएंगे। आप सुधांशु त्रिवेदी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं? ये होता है, ये कुमार विश्वास पूछिए करना। अखिलेश जी, कुमार विश्वास आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? केवल नहीं, कोई चीज बर्दाश्त ना हो, कोई चीज। अखिलेश जी एक सवाल पूछना चाहता हूँ, डिस्टर्ब करना। अखिलेश भाई, ये कांग्रेस के आदरणीय महान नेता अखिलेश जी, मेरी बात कंप्लीट नहीं होने दी। आपकी कब तक होगी? 67 साल हो गए, आपकी कंप्लीट ही नहीं हो रही। हमारे कान खराब हो गए, आपकी बात ही कंप्लीट नहीं हो रही। आप पूछ लीजिएगा, आप पूछ लीजिएगा। अरे एक बात सुन लीजिए, जिम्मेदारी की बात करें, सुन लीजिए। आप पेशेंस रखें। अब आप जिम्मेदार हो गए, दीजिए आज जाकर, अभी तक सिर्फ बहुत समय मिलेगा। भागो और भागो नहीं, आप सुन लें। यही सुनिए अखिलेश जी, एक बात बताइए। अच्छा एक अखिलेश जी, अखिलेश जी एक मिनट, कुमार विश्वास आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, सवाल सुन लीजिए, वक्त की कमी है। अखिलेश जी, कुमार विश्वास, अब वो गया, कुमार विश्वास पूछिए आप। क्यों अजीत भाई ने चुप कराइए, मेरी बात कंप्लीट हो तब मैं सुनूंगा। नहीं चुप कराइए, क्या है कि बात उनकी कंप्लीट डिस्टर्ब करें, दूसरों को डिस्टर्ब करें, ये आप सोचें कि हम दूसरों को बोलने न दें, अपनी बात बोलते रहें। नहीं, लोकतंत्र नहीं है। आप एक सवाल सुन लीजिए ना, चलेगा। देश की सबसे बड़ी पार्टी के आप नेता, आपसे लोग सवाल पूछ रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से सवाल सुन लीजिए। नहीं, कुमार विश्वास सवाल पूछिए। डिस्टर्ब कर रहे हैं, तब से आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, तब से ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। कुमार विश्वास सवाल पूछिए। नहीं काम चलेगा, अब आपकी रिस्पांसिबिलिटी आई है। सर मैं सवाल करूं या चुप करा लीजिए? मैं सवाल पूछना चाहता हूं बड़ी विनम्रता से। अखिलेश जी एक सवाल का जवाब दीजिए। कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, सुधांशु जी भी सवाल पूछना चाह रहे हैं कुमार विश्वास से। अखिलेश जी एक सेकंड पूछ ले भाई, पूछ ले। एक सवाल मैं अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं, जो अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि जिम्मेदारी से हम लोग भागते हैं। अखिलेश जी, आपके जो युवा हृदय सम्राट हैं, वो पिछले 3 सालों में देश में कितने दिन रहे हैं? हम ये नहीं कह रहे हैं भागते हैं, जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। हिसाब बता दो तो पता चल जाएगा कि पप्पू स्पेन में रहता है और बेटा देश में रहता है। समझे? ये ज्यादा जिम्मेदारी हमको मत बताओ। आप पता करो कितने दिन देश में रहते हैं, कहाँ बाल कटवाते हैं, वो आदमी का बलात्कार होता है, विदेश घूमते रहते हैं, लोग जिम्मेदारी। मुझे लगता है व्यक्तिगत इस तरह से व्यक्तिगत हम लोग राजनीतिक बात करें, राजनीतिक बात करें। नहीं, मैं इसका जवाब दूंगा, मुझे सुनाई नहीं दिया। नहीं, आप लोग बीच में बोल दिए, क्या पूछा फिर से? नहीं, मैं दोनों को जवाब दूंगा। कुमार विश्वास, मुझे लगता है व्यक्तिगत बिलो द बेल्ट टिप्पणी न करें, राजनीतिक कितने दिन जेल गए, इन दोनों का हिसाब कराओ। देखिए, आप दोनों को रोक रहा हूं। मुझे लगता है व्यक्तिगत बात नहीं होनी चाहिए, मुद्दों से हम भटक रहे हैं। अखिलेश जी और कुमार विश्वास, अखिलेश जी और कुमार विश्वास, हम मुद्दों से भटक रहे हैं। एक बार सुधांशु त्रिवेदी जी ब्रेक पर क्या पूछा इन्होंने, हमें सुना दे प्लीज, मैं सुन नहीं पाया, रियली नहीं सुन पाया। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, एक बार उसके बाद हम ब्रेक पर जाएंगे। सुधांशु त्रिवेदी मैं दूर बैठा हूं, मैं सुन नहीं पाया ये किस स्तर की बात किए थे, कुछ आप हमें सुनाई दें। नहीं, मुझे लगता है जो भी बात है व्यक्तिगत हमें रिक्वेस्ट है या व्यक्तिगत आक्षेप बिलो द बेल्ट, उसकी हम इजाजत नहीं देंगे। मैं उसका जवाब दूंगा ना। हम उसमें नहीं लाना चाहते, जवाब खत्म करें। हम राजनीतिक मुद्दों पर बात करें और सियासी संकेत क्या है इस चुनावी नतीजे से और आने वाले दिन में उस पर बात करें। हम उसको इंडोर्स ही नहीं करते व्यक्तिगत टिप्पणी को। अंजुम जी, उनके स्तर पे जाके मैं नहीं जवाब दूंगा। मैं इसलिए बात खत्म करिए, हम दूसरी बात पर आते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? सुधांशु त्रिवेदी जी, जवाब नहीं दूंगा। सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी भाई कुमार विश्वास जी ने जब आतंकवाद विरोधी कानून पे जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि हाँ हम विरोध में हैं, परंतु हम यह नहीं चाहते। तो ये किंतु परंतु की जो शुरुआत है ना, ये उदाहरण करके फिर आप उसी व्यवस्था के पार्ट हो जाते हैं जहां पर कि आप स्पष्ट बात नहीं कहते। जैसे मेरा एक सीधा प्रश्न है कि आपके नेता अरविंद केजरीवाल
बरेली दंगों के आरोपी मौलाना तौकीर रजा के साथ बैठ के समर्थन मांग सकते हैं, जिनके के बारे में संदेह है कि कई लोगों की हत्या के आरोप में हैं। परंतु आपके लिए भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है और लोगों की जान गई, क्या वो छोटा मुद्दा है क्या? और दूसरी बात, मैं केवल एक विनोद भाई मैं आपसे निवेदन करूं, एक प्रश्न का जवाब दे लूं, तो मैं एक का जवाब दे लूं, एक का जवाब। मुझे वक्त कम है, ब्रेक पर जाना है। सुधांशु जी अपनी बात पूरी कर लें। सुधांशु जी अपनी बात पूरी कर लें पहले। मैं एक बात सिर्फ ये कहूंगा, कुमार विश्वास जी बहुत अच्छे कवि हैं, और जो मैंने एक बात कही उसको मैं कविता की एक लाइन में कहना चाहूंगा। तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा है कि बरसहि जलद भूमि नियर आए, यथा नवहि बुद्धि विद्या पाए। इसका अर्थ यह हुआ कि वैसे वो जो लोग विद्या बुद्धि और शक्ति पाकर विनम्र होते हैं, यानी जैसे बादल भारी होकर झुकते हैं, वही इस धरती के ऊपर शांति लाते हैं। यह विचार यदि आप ध्यान में रखेंगे तो शायद आप ज्यादा अच्छी खेत लहला पाएंगे, अन्यथा जो भी होगा वो आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं। संक्षिप्त जवाब दीजिए, उसके बाद ब्रेक पर जाना है। कुमार विश्वास जी, आपकी आखिरी सलाह, चूंकि आप मुझसे अनुभव में बड़े हैं, राजनीतिक अनुभव में, उसको सिरमाते रखते हुए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि तौकीर रजा साहब जैसे जो सवाल आपने दिल्ली के चुनाव में उठाने की कोशिश की थी, उसे जनता ने इसलिए बाई नहीं किया कि हम तो आला हजरत की मजार पर जब चादर चढ़ाने गए, जहां अडवाणी जी अटल जी भी जा चुके हैं, वहां तौकीर रजा साहब से मिले। लेकिन आपके बरेली के पूर्व पेट्रोलियम मंत्री और सांसद आदरणीय संतोष गंगवार साहब तो उनके साथ बैंक चलाते हैं। चलिए, अब मुझे लगता है इस पर काफी चुनाव में काफी टीका टिप्पणी आरोप प्रत्यारोप हो चुके हैं। मुद्दों को उठाते हैं, ये मुद्दे नहीं है ऐसे। कुमार विश्वास इस पर काफी बात हो चुकी है हमारे यहाँ। जी सुधांशु जी, मुझे बीच में रोकना पड़ रहा है और आप सभी मेहमानों से आग्रह, ब्रेक के बाद भाजपा पे आरोप लगे हम राज्यों में सरकारें बनाते रहे, तो यह कोई तर्क नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल ने जीते हुए विधायकों के साथ आज जंतर मंतर पर रैली की, शुक्रिया अदा किया जनता का, आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐलान साथ में यह भी किया कि लोकसभा चुनाव में भी हम अपनी किस्मत आजमाएंगे, इस लड़ाई को लोकसभा चुनाव तक ले जाएंगे। इस बीच मनीष सिसोदिया की तरफ से यह भी कहा गया कि कुमार विश्वास राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ सकते। कुमार विश्वास भी हमारे साथ हैं और साथ में उसी चुनौतियों पर सवाल हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या बीजेपी के लिए अरविंद केजरीवाल कुछ ही सीट पर ही सही चुनौती बन सकते हैं लोकसभा चुनाव में? क्या कांग्रेस में केजरीवाल की जीत के बाद से चिंता हो रही है, मनन हो रही है, कांग्रेस में लोगों में बेचैनी है, कांग्रेस नेताओं में, और क्या अरविंद केजरीवाल कोई फैक्टर बन सकते हैं लोकसभा चुनाव में? इसी पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ब्रेक के पहले हम कुछ और मुद्दे पर थे। इससे पहले हम दिल्ली पर एक बार महाबल मिश्रा जी हमारे साथ हैं। महाबल मिश्रा जी, जो आपने सवाल पूछा था, सवाल यह है कि दिल्ली में सरकार बननी चाहिए, जनता ने इसलिए वोट दिया क्योंकि एक सरकार आए, लेकिन सरकार अटक गई है, अधर में लटकी है। लग रहा है 5 महीने बाद लोकसभा चुनाव के बाद के साथ फिर से चुनाव हो। आप समर्थन देने को तैयार हैं कांग्रेस की तरफ से, लेकिन आप पार्टी आपका समर्थन लेने को तैयार भी नहीं है। महाबल मिश्रा जी। कुमार विश्वास जी से मैं पूछना चाहता हूं, अंजुम जी, जब दिल्ली की जनता ने उन पर विश्वास किया है और 28 सीट उनको दिया है और कांग्रेस पार्टी ने बिना शर्त समर्थन देने की तैयार बैठी है और जदयू के शोएब इकबाल भी दिया, तो ये जनता ने इनको मैंडेट दिया तो सरकार बना के उनके जो इन्होंने वादा किया उसको करने, और मुझे लगता है सरकार बननी चाहिए। 1500 करोड़ रुपया खर्च होता है चुनाव में, दोबारा नहीं, बल्कि इनको जिस तरह से इन्होंने वादाएं किया है, सरकार क्यों नहीं बनाते, मैं इनसे पूछना चाहता हूं। कुमार विश्वास, जवाब दीजिए, सरकार क्यों नहीं बनाते हैं, क्यों अटका दिया आपने दिल्ली में? देखिए महाबल मिश्रा जी, आपका जो अचानक 48 घंटे में स्नेह प्राप्त हुआ है, हम जैसे गटर स्नाइप्स, हम जैसे गाजियाबाद के गैंग वाले, हम जैसे नाली के कीड़े और हम जैसे मानसून पेस्ट, वो उन पे सहन नहीं हो पा रहा है। आज स्वामी रामदेव जी ने भी हमें सुझाव दिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमें कांग्रेस से मिलकर सरकार बना लेनी चाहिए। देखिए, पहला मैंडेट जो मैंने बचपन में अपने बाबा से गिनती सीखी थी, जब मैं स्कूल भी नहीं गया था, तो मुझे ये बताया गया था कि 31 जो है वो 28 के बाद आता है। तो मुझे लगता है कि शायद वो गिनती महाबल मिश्रा जी को भी याद होगी, स्वामी रामदेव जी को भी याद होगी, अरुण जेटली को भी याद होगी, और सुधांशु भाई तो बैठे, वो तो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे युवा लीडर्स में है भाजपा में, तो उनको भी याद होगी। तो 32 लोग उनके पास हैं और ऐसा पराक्रम ये पहले भी करते रहे हैं। लोकसभा में जिस सुखराम के पीछे भाजपा पड़े हुए थे, हिमाचल प्रदेश में उन्हीं के साथ सरकार बना ली थी, उत्तर प्रदेश में उन्हीं मायावती जी और काशीराम जी के साथ सरकार बना ली थी, जिन्होंने पवित्र जन्मभूमि के बारे में बड़ा अजीब बयान दिया था, और राजा भैया जैसे बहुत महान व्यक्ति को पहली बार मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने बनाया था।
होगा। जिसे तो मुझे कुंडा लगता का है मुंडा कि अपनी कहते उन थे। ऐतिहासिक यात्राओं से पुनः गुजरते हुए भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाएगी और अपने अनुभव और अपने कौशल का इस्तेमाल करेगी। सारे शिक्षक सुधांशु मित्तल आपके जी, आप कुछ कहना चाह नहीं, रहे मैं यही कह रही थी कि मैं कुमार विश्वास उसमें जानना चाहता, मैं ये पूछता हूँ, हम दोनों पार्टी से पूछना चाहते हैं, हम दोनों से पूछना चाहते हैं, जो उनके पास 32 की आंकड़ा है, वो सरकार बनाए आप बनावे, हम तो आपको समर्थन देने के तैयार बैठे जब सरकार बनाइए। अंजुम जी, जनता आप पर विश्वास बिल्कुल बिल्कुल अजीत अंजुम जी व्यक्त किया, उस पर आप खरा उतरिए। महाबल भाई आप और भाजपा दोनों मिलकर सरकार इसलिए बना सकते हैं क्योंकि आपके मुद्दे काफी एक हैं। आप आरटीआई पे एक हो जाते हैं, आरटीआई के नीचे नहीं आएंगे, क्रिमिनल्स को टिकट देंगे, इस वो होना नहीं, नामुमकिन सी चीज आप बात कर रहे हैं, इस पर आप एक हो जाते हैं, नामुमकिन सी चीज बात कर रहे हैं। आपका अध्यक्ष होता है, कुमार विश्वास जी, आप ये मजे ले रहे हैं, चलिए मैं समझ रहा हूँ, सब लोग समझ रहे हैं कि आप मजे ले रहे हैं, एक नहीं हो सकते। आप एक जवाब दीजिए, सुधांशु त्रिवेदी जी। पानी दूंगा, जनता को आपने बहुत अच्छा सजबाग दिखाया है, उसी तरह से बीजेपी ने दिखाया 30% बिजली में कटौती करूंगा। आप दीजिए, सरकार बनाइए, हम चाहते हैं आपसे कुछ सीखें, जो कैसे कम करेंगे हम भी आगे बढ़ाएंगे। चलिए सुधांशु जी, पहले एक बार जवाब आपसे भी बनता है, जो सरकार अटकी हुई है और जैसा कि कुमार विश्वास ने कहा और इतिहास गवाह है, सियासत इतिहास के जो पॉलिटिकल स्टूडेंट है उन्हें पता है कि इस देश में सरकारें कैसे बनती रही हैं। पहले जोड़ तोड़, हॉर्स ट्रेडिंग बड़ा पॉपुलर शब्द है और उसमें सरकारें बची हैं, बनी है, अल्पमत की सरकारें चली हैं, सारी थ्योरी है। क्यों बीजेपी डरी हुई है, क्यों बीजेपी कोशिश नहीं कर रही है? जी बिल्कुल हम बता रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जनादेश का सम्मान होना चाहिए जनता की इच्छा के अनुरूप। यदि जनता ने आज यह जनादेश दिया है, बोलने दीजिए उनको, आपका समर्थन लेके बीजेपी थोड़ी सरकार यदि जनता ने यह जनादेश दिया है जी, यदि जनता ने यह जनादेश दिया है कि हमें सबसे बड़ी पार्टी और आम आदमी पार्टी को नंबर 2 की पार्टी बनाया है, हमें तो कोई समर्थन नहीं दे रहा है, तो संवैधानिक दृष्टि से हम बहुमत नहीं सिद्ध कर सकते। यदि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस समर्थन दे रही है तो जनादेश में जितनी शक्ति जनता ने आपको दी है उसके अनुसार संवैधानिक दायित्व का वहन करना चाहिए। अब मैं इस पे आ रहा हूं कि बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग की, जो आप बात कह रहे हैं, बीजेपी ने कभी हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की। आज अगर यह दल बदल विधेयक बना है, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होने के लिए राज्यसभा में क्लियर ट्रांसपेरेंट वोटिंग हमने शुरू की, दल बदल विधेयक हम लाए, यहां तक कि याद करिए कि सांसदों को अपनी संपत्ति डिक्लेयर करना और अपनी नहीं अपने पति और पत्नी की संपत्ति डिक्लेयर करना वो भी हमने शुरू किया। लेकिन आपने हॉर्स ट्रेडिंग भी बहुत की, हमने कल्याण सिंह के वक्त देखा है, बहुत इतिहास में अर्जुन मुंडा की सरकार गोवा में विधायक रूप भी देखा है। राजीव गांधी की देन है। देखिए, इतिहास में न जाए, लेकिन बात यह है सुधांशु जी, बात यह है कि चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, दल बदल कांग्रेस ने भी करवाया। जब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आई, देखिए सामान्यता दल बदल से बड़े दलों को लाभ और छोटे दलों को नुकसान होता है सामान्यता परिस्थितियों में, मगर हमने दल बदल विधेयक को इतना कड़ा कर दिया कि आज कोई दल नहीं बदल सकता। मंत्रियों की संख्या 15% नियत करने का नियम किसने बताया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। तो आदर्शवाद और शुचिता के साथ राजनीति कैसे करनी चाहिए यह भारतीय जनता पार्टी सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है सुधांशु जी। अभी आदर्शवाद शुचिता मैं वापस से मुद्दे पर आ रही हूं कि क्या बीजेपी आम आदमी पार्टी के आने से डरी है? मैं बिल्कुल क्लियर कट सुधांशु जी आपसे सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरीके से, छोटा सा सवाल पूछ लूं? एक मिनट जरा अनुराधा जी का एक सवाल पूरा होने दीजिए, फिर आपके पास आ रहे हैं कुमार विश्वास जी। सुधांशु जी, देखिए जी, मैं अनुराधा जी का उत्तर देता हूं। भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रचंड बहुमत था हम नहीं डरे। इंदिरा गांधी के आपातकाल के समय में जब सारे संवैधानिक अधिकार खत्म कर दिए गए, उस लड़ाई में भाजपा सबसे प्रमुख घटक थी। राजीव गांधी की 400 की मेजॉरिटी की सरकार से हम नहीं डरे। तो ऐसी कौन सी जब राम जन्मभूमि मुद्दे पर लाठी गोलियां खा के नहीं डरे, तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है, ये भाजपा की गरिमा और इतिहास के साथ न्याय। अच्छा, चलिए मैं दूसरा सवाल पूछ रही हूँ सुधांशु जी। ये बताइए कि क्या आपने कुछ सीखा इन चुनाव के नतीजे से? आम आदमी पार्टी से कुछ सीखा? कोई सीख?
देखिए, हमने सिर्फ ये सीखा कि यदि सत्ता में रहकर कोई दल सत्ता के मद में किसी भी सीमा तक जाकर समस्त संवैधानिक एपरेटस को किनारे करता है तो जनता का आक्रोश किसी भी दिशा में फूट सकता है, किसी भी दिशा में फूट सकता है, और कई बार वो नियंत्रित भी हो सकता है, कई बार वो अनियंत्रित होकर भी जा सकता है। यह निष्कर्ष समझना चाहिए। और जब भी कभी हमारी सत्ता आई तो हम उन संवैधानिक व्यवस्थाओं में जनता के विश्वास को पुनः बहाल करेंगे जिस अविश्वास को ध्वस्त करके कांग्रेस ने इस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण किया है। चलिए, कम से कम पॉलिटिकल टीचर आम आदमी पार्टी आप लोगों के लिए हुई। कुमार विश्वास, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैं एक छोटा सा निवेदन सुधांशु जी से करना चाहता हूं कि जिस राजनीतिक शुचिता और मर्यादा को हमारी घोषणा के बाद कि हम बिना किसी समर्थन के रहेंगे, ना देंगे ना लेंगे, उसके लगभग शाम को आप लोगों ने कहा कि हम भी ऐसा ही करेंगे, हम उसके लिए बहुत आभारी हैं। हमने कहा 70 मैनिफेस्टो बनाएंगे, आपने भी कहा बनाएंगे, लेकिन आप बना नहीं पाए। क्या सुधांशु जी आज न्यूज़ 24 पर देश को यह भरोसा दिलाएंगे कि अगली बार चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी भी चुनाव में अगर भाजपा के वोट कम पड़ेंगे, सीटें कम पड़ेंगी, तो वो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे, वो अपनी पार्टी में किसी को नहीं मिलाएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सुधांशु जी, जवाब दीजिए। अगर 25-50 सीटें नरेंद्र मोदी के लिए कम पड़ती है तो आप जोड़ तोड़ करेंगे या नहीं? नया गठजोड़, नया समीकरण बनाएंगे या नहीं, जिसके लिए आज आप सुचिता का हवाला दे रहे हैं? सुधांशु जी, बहुत अहम सवाल है। जिनके खिलाफ चुनाव लड़े हैं उनका समर्थन नहीं लेंगे, ये कह दीजिए। मैं आपको पूर्णतः आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अगले चुनाव में हमारा विश्वास है कि 272 सीटें प्राप्त होंगी। यदि किसी कारणवश ऐसा नहीं हुआ तो हम राजनीतिक उद्देश्य के आधार पर ही, राजनीतिक एजेंडे के आधार पर ही किसी के भी साथ किसी भी प्रकार की बातचीत करेंगे। ये क्या सवाल नहीं करेंगे? सुधांशु जी, आप बहुत गोल बात करेंगे, कोई कमिटमेंट नहीं है, जिनके खिलाफ चुनाव लड़े उनका समर्थन नहीं लेंगे। कमिटमेंट नहीं, बहुत अहम बात है। यह है कि गठबंधन की सरकारें चलती रही है। 96 में कोशिश हुई, वाजपेयी जी 13 दिन के बाद वापस लौट गए शपथ ग्रहण के बाद। 98 में दर्जन भर से ज्यादा पार्टियां थी, 99 में सरकारें बनी। क्या आप ऐसी कोशिश जो गठबंधन आपके साथ चुनाव के पहले है, चुनाव के बाद नए पार्टनर के साथ सिर्फ सरकार में आने के लिए आप करेंगे या नहीं, जिसको जोड़ तोड़ कहा जाता है सियासत में? सुधांशु जी, साफ साफ। बिल्कुल, मैं बता रहा हूं। आपने वाजपेयी जी का याद दिलाया। 1999 में हमारी सरकार 1 वोट से गिरी थी। हम सत्ता में बैठे थे, 1 वोट से गिरी थी। अटल जी ने संसद के पटल पर कहा था कि ऐसा नहीं था कि माल मार्केट में अवेलेबल नहीं था, बिकाऊ नहीं था, मगर हम खरीदने को तैयार नहीं थे। अटल जी के उस वाक्य को, उस आदर्श को हम सदैव चरितार्थ करके रखते हैं। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे। इस प्रकार की चीज में आप सवाल का उत्तर नहीं दे रहे थे कि उस पर बात करेंगे तो हम ममता बनर्जी के आर्म ट्विस्टिंग में बताएंगे और जॉर्ज फर्नांडिस की बात करेंगे, लेकिन उस पर हम पॉलिटिकल हिस्ट्री पर चले जाएंगे। उनके साथ नहीं आएंगे ये कहिए, उनके साथ सरकार नहीं बनाएंगे जिनके साथ लड़े हैं। नवीन पटनायक के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, आप माया ममता जयललिता के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप कहिए कि इनके साथ नहीं बनाएंगे सरकार क्योंकि इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। सुधांशु जी। जी, मैं कुमार विश्वास जी को एक चीज याद दिलाना चाहता हूं। जो मैंने कहा, बहुत सी चीजें राजनीतिक अनुभव से आती हैं। इन्होंने जो उदाहरण दिया कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में तोड़फोड़ किया था, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं 1991 में चुनाव हुआ यूपी का, फिर 93 में चुनाव हुआ, फिर 96 में चुनाव हुआ और 97 में 6 साल में चौथी बार चुनाव की तलवार लटक रही थी। मैं इनसे पूछता हूं, अगर दिल्ली में 3 चुनावों के बाद भी, 1 मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए, 1 मिनट, और हमारा गठबंधन था बसपा से, बसपा ने 21 सितंबर 97 को हमको समर्थन दिया, 1 महीने बाद समर्थन वापस ले लिया। हमने नहीं तोड़ा, सब दल टूट गया। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद राजनाथ सिंह जी वहां अध्यक्ष थे यूपी के, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, कैसे खेल हुआ 2 दर्जन 3 दर्जन विधायकों का, लेकिन फिर हम इतिहास में जा रहे हैं। सुधांशु जी, कुमार विश्वास जी से पूछता हूं, 1 मिनट, मैं उस इतिहास से, मुझे वाक्य पूरा करने दें। मैं कुमार विश्वास जी से पूछता हूं, यदि 3 चुनावों तक कमोबेश हंग असेंबली आए दिल्ली में, तो आप क्या करेंगे? हर साल चुनाव करवाते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में वो स्थिति आई थी। सुधांशु जी, इतिहास को देखिए, सुधांशु जी, पहली बात तो एक सामान्य उस घटना की यथार्थता देखिए। आर.के. नारायण ने हस्तक्षेप किया। सुधांशु भाई, पहली बात तो सुधांशु जी, पहली बात तो एक सामान्य प्रक्रिया होती है कि प्रश्न का उत्तर प्रश्न नहीं होता, जवाब होता है। लेकिन जब जवाब नहीं होता तो प्रश्न होता है। आपके प्रश्न का मैं स्वागत करता हूं और मैं न्यूज़ 24 पर कह रहा हूं, हम नहीं करेंगे शिबू सोरेन और आपकी तरह, हम नहीं करेंगे फारूक अब्दुल्ला और आपकी तरह। 3 बार चुनाव लड़े, 4 बार चुनाव लड़े, 5 आए 50 आए,
भाजपा और कांग्रेस के जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे, ना इन्हें एक सीट देंगे, ना इनकी एक सीट का समर्थन लेंगे। लेकिन तब ये बहुत मुश्किल भी है, बीच में रोक, ये बहुत मुश्किल भी है। इसका मतलब हम हंग असेंबली हर बार देखेंगे, हर बार चुनाव में जाएंगे, इसका मतलब 3 साल में 3 चुनाव हो सकते हैं। नहीं आएगी राजनीति में कुमार विश्वास कई बार एक पॉलिटिकल कंपल्सन भी होता है कि आप एक ऐसा समीकरण बनाते हैं ताकि चुनाव, लोकतंत्र में चुनाव बार बार ना हो, जनता पर, सरकार पर बोझ ना हो और एक चुनी हुई सरकार मिले। अनुराधा जी, मुझे लगता है ये सिचुएशन बहुत हर बार पेच फंसना क्या सही है? सुचिता और पॉलिटिकल कमिटमेंट के नाम पर चलने देंगे, इनका जो मैनिफेस्टो है लागू करने देंगे, हम बना लेते हैं। 1 मिनट, कुमार विश्वास। नहीं, मुझे लगता है अजीत जी कि हर बार पेच तो नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो बोझ पड़ेगा वो जनता पर ही पड़ेगा। चुनाव का बार बार बोझ पड़ना वो जनता पर ही पड़ता है। मुझे लगता है ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इस बात का एहसास होना चाहिए। ये जरूर है कि राजनीति में शुचिता एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन के उभरी है और इस बात को हर पॉलिटिकल पार्टी को समझना चाहिए। और कहीं न कहीं वो आप से भी हुआ है, एक लोगों को लग रहा है अभी तो जोड़ तोड़ नहीं कर सकते, जोड़ तोड़ नहीं कर सकते। और वो चीज जो है वो जिसे कहते हैं कि आप अपने डेफिनेशंस जो है, आपकी जो सोच है, आपको जो नजरिया है, उसको आम पब्लिक में पहले दिखाएं, बताएं और उस पर कायम रहें। प्रॉब्लम जो होती है वो पॉलिटिकल पार्टीज का ऐसा हो गया है कि वो कहते कुछ है, सोचते कुछ है और करते कुछ और चुनाव के बाद तो कई बार, चुनाव के पहले जिसको दुश्मन मानते हैं, चुनाव के बाद दोस्ती होती है। सुधांशु त्रिवेदी जी, अपना जवाब पूरा करें अगर कुछ कहना है आपको। देखिए, अभी कुमार विश्वास जी ने कहा, शिबू सोरेन जी का नाम लिया। मैं बताना चाहता हूं, बिल्कुल स्पष्ट सा, शिबू सोरेन जी ने 1 करोड़ रुपया लेके अपने अकाउंट में डाल लिया, कोर्ट से कन्विक्टेड हो गए, उसके बाद भी 20 साल से लगातार चुनाव क्यों जीत रहे हैं। उन्होंने टीवी पे खड़े होकर बोला था कि अगर मैं दिल्ली में बैठा आदमी सैकड़ों करोड़ रुपए ले लेता, मैं गरीब ट्राइबल हूं, 1 करोड़ ले लिया तो मेरे पीछे पड़ गए। बड़का बड़का आदमी इतना लेके चला जाता है। दिल्ली से हट के आप 100 किलोमीटर दूर जाइए, उत्तर प्रदेश में बसपा की रैली में कहा जाता है कि हमारी बहन के ऊपर अगर यह आरोप है कि उस पर 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो यह हमारे लिए गर्व की बात है। किसी दलित के बेटे बेटी की वो हैसियत तो हुई। इस बहुलतावादी देश में एक विशेष प्रकार का सामाजिक मनोविज्ञान है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मगर उस सामाजिक मनोविज्ञान और शताब्दियों से दबे हुए उस जनमानस की भावना की अभिव्यक्ति को भी समझिए। इसलिए बहुत दयनीय लग रहा है सुधांशु भाई, बहुत दयनीय लग रहा है। 20 साल से लगातार शिबू सोरेन क्यों जीत रहे हैं? इतने पढ़े लिखे राजनेता, बहुत दयनीय लग रहा है। मुझे सुधांशु जी मुझे लगता है कि राजनीति और राजनीतिक सोच में एक बदलाव आ रहा है और उस बदलाव को हर पॉलिटिकल पार्टी को समझना चाहिए और अपनाना चाहिए। नहीं अनुराधा जी, मेरी बात एक और होने दीजिए। 2003 में उत्तर प्रदेश में ताज कॉरिडोर में चार्जशीट होने के बाद हमने मायावती सरकार से समर्थन वापस लिया और 2007 में मायावती को स्पष्ट बहुमत मिला। नहीं, उसके पास में जाएंगे तो 2003 के पहले इतना लात जूते होने के बाद, 96 में, 97 में इतना सर फुटबॉल होने के बाद, इतनी बड़ी संख्या में दल बदल होने के बाद उसी मायावती के साथ आप फिर सरकार में आए। तो आप अतीत जाएंगे तो आप जिसके साथ एक बार, जिसको कहते हैं लात जूते होना या सर फुटबॉल होना, उसके साथ सरकार बनाते हैं। मुझे लगता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को अतीत में नहीं जाना चाहिए, खास करके 2 पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि हर किसी ने कुछ न कुछ किया है। मुझे लगता है जो बीत गई सो बात गई और आगे की सोचनी चाहिए। मुझे लगता है हर पॉलिटिकल पार्टी में ये सोच आनी चाहिए कि हम किस तरीके से और कैसे, किस पैमाने पर खड़े हैं। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मानता हूं सुधांशु जी, आपके पास कहने को बहुत कुछ है लेकिन वक्त की कमी है। कुमार विश्वास, वक्त की कमी है, आप आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुधांशु जी, आपको जल्दी जाना था लेकिन आपको, मुझे लगता है बातचीत में आपको भी मजा आया, अपनी बात आपने कही, इसलिए आप हमारे साथ रहे। महाबल मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं।